Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों आज के अगर हम द हिंदू फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनके द्वारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो टूरिज्म है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड ये एक जरिया है लाइवलीहुड का। पर समय समय के ऊपर क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म है ना, वो अक्सर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाता है, जिस वजह से टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि हम टूरिज्म को कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल की तरह यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5-6 हफ्ते जो थे जब पहलगाम अटैक हुआ, राइट, वो बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरी जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ की इकॉनमी के ऊपर, पूरे देश को ही बहुत दुख हुआ। पर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म ने सफ़र किया, प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड भी एक तरह से यहाँ पे ख़त्म हुए। अब आने वाले समय के अंदर उस टूरिज्म को कैसे रिस्टोर करना है, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर की सरकार तो काम करेगी ही, प्लस एट द सेम टाइम सेंटर की जो सपोर्ट होगी वो भी यहाँ पर ली जाएगी। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अभी के लिए 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऐसी रहेंगी जिनको अभी ओपन नहीं कर रहे, उनको धीरे धीरे करके ओपन किया जाएगा। इसका रीज़न ये है कि पहले वहाँ पर सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा कि क्या वो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से सेफ हैं या नहीं है। अगर सेफ्टी इंश्योर करी जाती है तब उनको धीरे धीरे करके उनको रीओपन उस हिसाब से किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों डेट है आज की 28 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन केस आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है वो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0। समझते हैं इस बात को कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों आप सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो पता ही होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल नो पॉवर्टी हो गया, जीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। इस तरह से आपको लगभग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये बात है कि अगर हमें इन गोल्स को अचीव करना है, कहीं ना कहीं वो लोकल लेवल के ऊपर भी अचीव होने चाहिए। क्योंकि ये जो सारे मैंने अलग अलग बातें लिखी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आप नोटिस कर पाओगे कि लोकल बॉडीज़ का इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, लोकल लोगों का इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ का इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है उनको अचीव करने के लिए। तो दरअसल में हमने क्या किया है ना, एक इंडेक्स निकाला हुआ है। किसने निकाला इंडेक्स? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और साथ ही साथ इनके नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स हो गया और यूनाइटेड नेशन की एजेंसी जैसे यूनिसेफ हो गया, UNFPA, कुछ NGOs हैं साथ में। ये सब मिलकर क्या निकालती हैं? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इससे हमें कहीं ना कहीं पता लगता है कि पंचायत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। क्या वो प्रॉपर प्रोग्रेस कर पा रही हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो अचीव कर पाएँ। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर ना SDGs का लोकलाइजेशन किया जा रहा है। ये पहला एक तरह का ऐसा इनिशिएटिव है जो प्रॉपर डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर ना डेटा के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा पंचायत कैसा काम कर रहा है। तो 2.5 लाख इस तरह से ग्राम पंचायत अक्रॉस यहाँ पे हम यहाँ पे इसको असेस करते हैं। अगर देखो स्कोर 90 से ऊपर आता है तो उनको अचीवर की कैटेगरी माना जाता है, 75 से 90 के बीच में फ्रंट रनर, 60 से 75 के बीच में परफॉर्मर, एस्पिरेंट जो होता है वो 40 से 60, एंड अगर 40 से भी कम स्कोर है अभी उनको यहाँ पे बिगनर कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो कैसा कोई पंचायत कैसा परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से ये स्कोर्स आपको देखने हुए मिल जाएंगे। अब इसको इंट्रोड्यूस किया क्यों जा रहा था? इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज करना, प्रॉपर डेटा हो हमारे पास, उस डेटा के बेसिस के ऊपर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करी जा पाए, राइट। उसकी बेस के ऊपर प्लानिंग करी जा पाए। हम गवर्नेंस को एक तरह से डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ एक तरह से आप नोटिस कर पाओगे नीति आयोग का जैसे SDG इंडिया इंडेक्स है ना, उसी के साथ यहाँ पे हम काम करके हुए एक प्रॉपर पॉलिसी टूल्स यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। तो पहले दरअसल में ना पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0 चल रहा था। अब यहाँ पे हमने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल एक तरह से यहाँ पे लॉन्च किया है। हमने यहाँ पे ना चीज़ों को और भी बेहतर और भी रिफाइन कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली बात हमने इंडिकेटर्स थोड़े कम कर दिए हैं। पहले 516 इंडिकेटर्स अब 147 है, तो फोकस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लस डेटा पॉइंट्स भी यहाँ पे कम करे गए हैं, 794 से कम करके 227 यहाँ पे कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो नेशनल अलग अलग जो पोर्टल्स हैं उनसे भी डेटा यहाँ पे प्रॉपरली आ जाएगा। कोई ऐसे बर्डन नहीं बनेगा किसी को कि हाँ डेटा अलग से हम डालें, अपडेट करें। नो, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाएंगी। प्लस डैशबोर्ड अच्छे से और बन गया है, जिससे कहीं ना कहीं चीज़ें समझना, डेटा को अंडरस्टैंड करना और भी आसान हो चुका है। प्लस इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हमें देखने को मिल जाती हैं। तो आप एक तरह से यहाँ पे कह सकते हो कि एक बेहतर रिफाइनमेंट हुई है, यूजेबिलिटी बढ़ी है, रिलायबिलिटी यहाँ पे इसके आने से डेफिनेटली हमें इन्हेंस होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड जो भी पंचायत के अलग अलग तरह के डेवलपमेंट गैप्स है ना, वो डेवलपमेंट गैप्स भी हम यहाँ पे फिल कर पाएंगे बाय इंश्योरिंग द प्रॉपर प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल। यही है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो दरअसल में अभी पता क्या हुआ, यहाँ पर रिसेंटली नए चीफ जस्टिस यहाँ पे रिकमेंड किए गए ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुवाहाटी, पटना एंड झारखंड। ये सब नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है, फिर इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे। जैसे जस्टिस संजीव सचदेवा जी हैं, इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया है एज चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। एंड बाकी सब भी इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे। ये सब अलग अलग लोगों को यहाँ पे एज अ प्रपोज किया गया है कि दे विल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्ट्स। पर हमें जो मेजर बात अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आखिर बनते कैसे हैं, या बाकी सब चीज़ें कैसे होती हैं। देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, पहले ना मैं आपको हल्का सा एक बार करता हूँ, मैं आपको एक रिकैप देता हूँ कि कैसे आखिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं व्हेन आई टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। आप लोगों ने ना कोलिजियम सिस्टम के बारे में शायद सुना होगा। देखो जब हम बात करते हैं ना कोलिजियम सिस्टम की, आपको 4 केसेस के बारे में डेफिनेटली पता होगा। एक होता है आपका फर्स्ट जजेस केस। जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट जजेस केस की, ये दरअसल में 1981 में आया था और इसको एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो पहला केस आया ना फर्स्ट जजेस केस, इसमें क्या हुआ, इसमें एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी गई। कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पर ना जो लिखा बात लिखी गई है कि चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाएगा, वो महज एक कंसल्टेशन है। सीजीआई बाउंड नहीं होते अपने डिसीजन के साथ। एग्जेक्टिव जो फैसला करेगा, एक तरह से प्रेसिडेंट के हाथ में जो लास्ट में फैसला आता है वही फाइनल होता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेकंड जजेस केस। ये जो केस आता है 1993 में, और यही दरअसल में सेकंड जजेस केस जिसको आप लोग SCARA केस के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेकंड जजेस केस होता है, यहाँ पर आपका कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो प्राइमेसी होती है वो यहाँ पर किसकी हो जाती है, जुडिशियल प्राइमेसी। यानी कि ये जो कोलिजियम सिस्टम होगा, इसी की बात यहाँ पे मानी जाएगी, फाइनल जो डिसीजन है वो इनका ही माना जाएगा, ऐसा सेकंड जजेस केस के अंदर आ जाता है। तो यहीं से आपका आप ऐसे कह सकते हो कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो कोलिजियम सिस्टम कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये इस केस के माध्यम से आया था। फिर जो थर्ड जिस केस हमें 1998 में देखने को मिलता है, इसको हम लोग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस भी यहाँ पे हम नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, कोलिजियम को एक्सपेंड किया गया। यहाँ पे 5 जजेस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोलिजियम को बड़ा कर दिया गया। फिर एक और केस आता है फोर्थ जजेस केस, इसको हम जानते हैं, ये आपका 2015 में आया। दरअसल में एनजैक जो था ना, वो यहाँ पे पहले आ चुका था, सरकार एनजैक लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। बाद में क्या होता है, फोर्थ जजेस केस के अंदर जो आपका कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो यहाँ पे बताता है कि एनजैक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इससे आपकी जो जुडिशियल सुप्रीमेसी, नॉट जुडिशियल सुप्रीमेसी, एक तरह से जुडिशियल आपका जो रिव्यू है उसके अगेंस्ट जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जाता है। दैट इज वाई एनजैक को हटाया जाता है यहाँ पे, एंड कोलिजियम को वापस से रीअफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस जिस तरह से कोलिजियम आपका आया। ध्यान रखना, कोलिजियम आपका कहीं भी संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। अब होता पता क्या है, जब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 217 यहाँ पे बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में ही कोई जुडिशियल ऑफिस उन्होंने हेल्ड किया हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, या फिर वो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, उस केस में यहाँ पर वो एलिजिबल बन जाते हैं। वो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कोलिजियम के द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो रिकमेंड किया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे जो स्टेट के कंसर्न स्टेट के गवर्नर होते हैं। एंड अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के अलावा कोई और जज को अपॉइंट करना है, तो वहां पर जो भी उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी यहाँ पे कंसल्टेशन यहाँ पे किया जाता है। बाकी आप ध्यान में रखिएगा
कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एग्जेक्टिव एक्शन से रिमूव नहीं किए जा सकते। तो कैसे रिमूव करना होगा, उसके लिए यहाँ पर पार्लियामेंट द्वारा उनको इम्पीच करना होगा। वो सेम ही प्रोसेस है जैसा सुप्रीम कोर्ट जज के लिए यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। बाकी इनके पावर्स एंड रोल्स की बात करें तो हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, प्लस एट द सेम टाइम किसको कौन सा केस एलोकेट होगा, बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करना, जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल्स बन जाते हैं। बाकी कोलिजियम सिस्टम मैंने आपको इंट्रोड्यूस बता ही दिया कैसे कैसे हुआ, ये संविधान के अंदर एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होते ही होते हैं, साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट है ना, तो वहां पर कोलिजियम के अंदर आप नोटिस कर पाओगे सीजीआई के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अलॉन्ग विद द जो भी हाई कोर्ट की बात हो रही है उसके जो रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस होंगे वो कोलिजियम के यहाँ पे पार्ट बन जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस यही है। सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रिकमेंड करता है, हाई कोर्ट जजेस के लिए यहाँ पे आपका हाई कोर्ट कोलिजियम यहाँ पे उसको रिकमेंड करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम भी एक तरह से रिव्यू कर लेता है। फिर फाइनली जो नाम होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं एंड वो उनको फाइनली अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना। एक ध्यान में रखना, यहाँ पर ना सरकार क्लैरिफिकेशन जरूर मांग सकती है कि आपने कोई पर्टिकुलर नाम क्यों रिकमेंड किया, पर अगर मान लीजिए फिर भी अगर कोलिजियम वही रिकमेंड करता है तो फिर तो वहां पर उनको ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। तो जो मैं बात कर रहा था ना कैसे सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस आए, उनसे कहीं ना कहीं जो जुडिशरी के पास एक तरह से प्राइमेसी आ चुकी है ओवर दीज पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट्स। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है, पोलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है। पर हालांकि काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी हद तक हमें ओपेक देखने को मिलता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके लिए भी यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। पीरियड पॉवर्टी करके एक टर्म है जो बार बार न्यूज़ में आ रही है, तो एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। देखो पॉवर्टी आप सब लोग समझते होंगे, राइट, पर जब हम बात करते हैं ना पीरियड पॉवर्टी की, दरअसल में यहाँ पे बात होती है कि जैसे महिलाओं के पास अगर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का एक्सेस ना हो, प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज ना हो, प्रॉपर एजुकेशन अवेयरनेस, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के रिगार्डिंग ना हो, उसको हम बोलते हैं पीरियड पॉवर्टी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर पीरियड पॉवर्टी होती क्यों है। या तो ऐसा हो गया कि आपके जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपका सैनिटरी पैड्स, टेम्पॉन्स, लेट्स से कि बहुत महंगे हैं, अगर महंगे होंगे तो वुमेन और गर्ल्स इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगी, प्रॉपर क्लीन टॉयलेट्स या वाटर नहीं होगा तो प्रॉपर हाइजीन नहीं होगा। प्लस एट द सेम टाइम ना लोग अक्सर पीरियड के बारे में डिस्कशन करते समय काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक एक स्टिग्मा सा है, मतलब लोग ऐसे ओपनली बात नहीं करते, जिस वजह से एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन और शेम एक तरह से इसके रिगार्डिंग अभी भी हमें एक तरह से सोसाइटी में देखने को मिलता है। साथ में ही बहुत सारी बच्चियों को पता भी नहीं होता पीरियड्स के रिगार्डिंग, उससे भी काफ़ी हद तक फियर और कन्फ्यूजन उनके अंदर आता है। इन्हीं सभी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग पीरियड पॉवर्टी। अभी अमेजॉन इंडिया ने क्या किया, एक नया फेस लॉन्च किया वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव का एट द सिंघाली कम्युनिटी सेंटर इन बेंगलुरु, दैट इज वाई इज दिस टर्म इन द न्यूज़। देखो ये जो टर्म्स है ना ये आपको मेंस के अंदर भी हेल्प करेंगी, या तो इनके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बट एट द सेम टाइम आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन थिंग में एज अ वैल्यू एडिशन पॉइंटर्स की तरह आप पीरियड पॉवर्टी को भी लिख सकते हो। बाकी प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका डार्क पैटर्न्स के रिगार्डिंग, कि आखिर ये डार्क पैटर्न होता क्या है। देखो डार्क पैटर्न का मीनिंग बहुत सिंपल सा होता है कि जैसे आपके खासकर जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, जब वो एक कंज्यूमर को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं हम डार्क पैटर्न्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक टर्म आती है फॉल्स अर्जेंसी। कई बार ना आप लोग शॉपिंग कर रहे होते हो, शॉपिंग करते समय आपके स्क्रीन के ऊपर एक तरह से पॉपअप आ जाता है, उसमें लिखा आ जाता है कि देर इज़ ओनली वन शर्ट अवेलेबल, ऑर्डर विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, ताकि ये शर्ट आपको मिल पाए। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही शर्ट बची हुई है, पर वहां पर ना वो एक जानबूझ के एक नकली अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप फटाफट इस प्रोडक्ट को खरीद लो। गेटिंग द पॉइंट। इससे कस्टमर ने क्या किया, एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो शायद वो लेना नहीं चाहता था। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे बास्केट स्नीकिंग, कंफर्म शेमिंग। कई बार आपको ना बोला जाता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आपको गोरा होना है तो ऐसा करो, आप काले दिखोगे तो ऐसा होगा, या फिर इस तरह की मतलब गलत गलत चीज़ें, किसी को बॉडी वेट के लिए कुछ गलत गलत चीज़ें बोली जाती हैं, ये बहुत ही ख़राब चीज़ें होती हैं। तो इसका इस्तेमाल भी किया जाता है आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने के लिए। बास्केट स्नीकिंग में क्या होता है, आपने कार्ट में एक प्रोडक्ट डाला था, जब आप कहीं ना कहीं एंड तक पहुंचे उसने 3-4 चीज़ें और डाल दी उसके अंदर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है उसके साथ में और भी कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए, राइट।
तो ये सब जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसके अलावा ड्रिप प्राइसिंग हो गया, डिस्गाइज नकली एडवर्टीजमेंट एक तरह से हो गया, सब्सक्रिप्शन ट्रैप हो गया। आपको सब्सक्राइब करना बहुत आसान आपको होता है, आपके सामने जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो बड़े बड़े शब्दों में सब्सक्रिप्शन हेयर या सब्सक्राइब हेयर लिखा होता है, पर अगर आपको उसको अनसब्सक्राइब करना होता है, उसका तरीका अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सब जो अलग-अलग चीज़ें करी जाती हैं ना, इन सबको मिलकर एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज़ डार्क पैटर्न। इससे पता हो क्या होता है, इससे हमारे जो कंज़्यूमर का भरोसा है वो एक तरह से टूट जाता है। ये फेयर मार्केट डायनामिक्स के अगेंस्ट जाता है एंड साथ-साथ डिजिटल कॉमर्स की इंटीग्रिटी को भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अब सरकार भी ये बात समझती है, तो हमारे जो मिनिस्टर फॉर कंज़्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक मीटिंग करी मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ एंड उन्होंने यहाँ पे इनको समझाया कि डार्क पैटर्न्स किस तरह से बड़े ही खतरनाक चीज़ हैं, इनको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट? हमने इनफैक्ट इनके लिए रूल्स भी बनाए हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे ये क्या है, ये डिसेप्टिव एक तरह से धोखा देने वाले यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन्स हैं जो कंज़्यूमर्स को मैनिपुलेट या मिसलीड करते हैं। दरअसल में ये टर्म 2010 में दिया गया था बाय हैरी ब्रिग्नोल, ठीक है? वो कि एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर थे, तो इस तरह के 13 प्रोमिनेंट डार्क पैटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि सर सरकार ने क्या किया इसके रिगार्डिंग? देखो हमने ना यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ डार्क पैटर्न्स, कैसे आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर सकते हो डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन, ये भी हुआ कि कैसे हम इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको आईआईटी बीएचयू के साथ कोलैबोरेट करके किया गया ताकि प्रॉपर हमारे पास टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन हो। लास्टली अगर हम बात करें ना, जो नेशनल कंज्यूमर डे था 2024 का, उस दिन भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा 3 ऐप्स जागो ग्राहक जागो, जागृति और जागृति डैशबोर्ड को यहाँ पे रिलीज़ किया गया। दरअसल में क्या होता है ना, हर साल 24 दिसंबर के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे। इसका रीज़न पता क्या है? 1986 के अंदर हमारा एक बहुत ही फेमस एक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में एक्ट ये आता है 24 दिसंबर को, जिसने कहीं न कहीं कंज्यूमर्स को एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए काफ़ी हद तक मदद करी। आप लोग ना एडवर्टाइज़मेंट भी देखते होंगे टीवी के अंदर, जागो ग्राहक जागो करके, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल जाती हैं। दैट इज़ व्हाई ये जो टॉपिक है डार्क पैटर्न हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं दैट इज़ तियानवेन 2 मिशन। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो चाइना अपना पहला एस्ट्रॉयड एक्सप्लोरेशन मिशन तियानवेन 2 यहाँ पे रिलीज़ करना है, जिसमें क्या होगा, एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है 469219 कैमलुआ, ठीक है ना? ये प्लीज़ आप नाम ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे कई बार आ सकते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में था, ये है क्या? ये क्या है? ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है। थोड़ा-सा इस एस्टेरॉयड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आपको एस्टेरॉयड देखने को मिलेगा। देखो 2016 में इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया था बाय पैन स्टार्स 1 एस्टेरॉयड सर्वे टेलीस्कोप। तो हवाई के अंदर जो टेलीस्कोप है ना, उसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया था, ठीक है? अब ध्यान में रखना ये ना क्वासी सैटेलाइट्स का एक हिस्सा है। अब क्वासी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? देखो बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पे। ये ऐसी एक तरह से आप कह सकते हो ऐसा एस्टेरॉयड है जो ऑर्बिट तो सन को करता है, चक्कर तो सन के आसपास लेता है, पर अर्थ की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इनको बोलते हैं क्वासी सैटेलाइट। तो यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस हुआ तो समय के साथ-साथ ये अपने ऑर्बिट को शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है? तो अर्थ के बिल्कुल पास में से कई बार निकलता है, उसकी यूनिक ऑर्बिट की वजह से जो एस्टेरॉयड है वो अर्थ के साथ-साथ मूव होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। अब पॉइंट ये आ रहा है कि यार चाइना को क्या पड़ा हुआ है इस एस्टेरॉयड को स्टडी करने का? देखो सबसे पहले तो ना हमें इससे आइडिया मिलेगा कि ये क्वासी सैटेलाइट्स जो कहीं न कहीं ऑर्बिट सन के अराउंड करती हैं, पर धरती की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होती है ना, वो कैसे काम करती हैं, कैसे मूव करती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ पाएँगे। और साथ में ही काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो पर्टिकुलर वोल्केनो है ना, सॉरी जो पर्टिकुलर एस्टेरॉयड है, ये पहला नोन एस्टेरॉयड है जो कि आपके लूनर मटेरियल से बना है, यानी कि जो मून से बना है। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा एक थ्योरी के बारे में जो ये कहती है कि जो मून था वो कैसे फॉर्म हुआ, जब धरती कोलाइड करी एक और छोटे प्लेनेट के साथ, तो एक टुकड़ा एक तरह से वो मून बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक ये थ्योरी हमारे सामने ये है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड को स्टडी करें और ऐसा हम मानते हैं कि ये जो एस्टेरॉयड है दिस इज़ वन ऑफ दोज एस्टेरॉयड जो कि लूनर मटेरियल से बना हुआ है, तो उससे कहीं न कहीं ये थ्योरी को प्रूव करने के अंदर हमें काफ़ी हद तक यहाँ पे मदद मिल जाएगी। इसलिए चाइना यहाँ पे इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड को स्टडी कर रहा है। अब चाइना ये सैंपल कैसे कलेक्ट करेगा यहाँ पे इसके मटेरियल के, तो 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहला है टच एंड गो।
टच एंड गो में पता क्या होगा, जो ये स्पेसक्राफ्ट होगा वो बिल्कुल आपके एस्ट्रॉयड के सरफेस के पास जाएगा, वहां पे एक रोबोटिक आर्म एक फायर करी जाएगी, ठीक है ना, एंड उसके माध्यम से कुछ फ्रेगमेंट्स उसके यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाएंगे। ये है टच एंड गो मेथड। दूसरा है एंकर एंड अटैच। यहाँ पर पता क्या होगा कि जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो ड्रिल करेंगे उसके अंदर, और ड्रिलिंग करने के माध्यम से जो भी अंदर जाके उसके हम जो यहाँ पे आपका लेयर्स हैं उनको हम यहाँ पे उसके अंदर जाएंगे और वहां से हम मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। तो ये दो तरीके, टच एंड गो मेथड एंड आपका एंकर एंड अटैच मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा सैंपल्स को कनेक्ट करने के लिए। ये है आपका Tianwen-2 मिशन बाय चाइना। लास्ट एक और टॉपिक हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो है आपका इनक्वाइस के रिगार्डिंग इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना एक्सप्लेन करना चाहूंगा अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ESSO। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा पर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको अलग अलग रिसर्च एंड सर्विस यूनिट देखने को मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंतर्गत ये है, एंड इसको एस्टैब्लिश किया था 2007 के अंदर। अब इसमें आप अंडरस्टैंड करना बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओशियन साइंसेस के बारे में है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, जियो साइंस हो गया। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो सेगमेंट्स हैं ना आपकी ज्योग्राफी के, उसको स्टडी करने के लिए, अर्थ के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए, ओशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट, एंड एट द सेम टाइम रिसोर्सेस एक्सप्लोर करने के लिए इसको यहाँ पे ESSO को यहाँ पे बनाया गया था। इसी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। मैंने बताया ना इसमें ओशन साइंसेस भी हम देखते हैं, तो वो इनक्वाइस ही है ESSO का जो हिस्सा है, जो यहाँ पर अर्थ साइंसेस के, सॉरी आपका ओशन सर्विस को यहाँ पे देखता है। तो आप नोटिस कर पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत इसको बनाया गया था एज एन ऑटोनमस बॉडी इन 1999। इसका काम यही है कि आपके ग्लोबल ओशन एनालिसिस डेटा को डेली जनरेट करना मैथमेटिकल मॉडल्स के माध्यम से, एंड जब हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं तो मानसून फॉरकास्टिंग, ओशनिक रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपके साइक्लोन्स वगैरह के अंदर हो गया, मानसून कैसे फॉर्म हो रहे हैं, है ना, साउथ वेस्ट मानसून कब आएगा, वो सारा काम आपका इनक्वाइस ही देखता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इनक्वाइस ने यहाँ पर एक वार्निंग इशू करी है, हाई वेव वार्निंग, अलग अलग रीजन्स के रिगार्डिंग, क्योंकि उनको यहाँ पर अलग अलग तरह की सी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल जाएंगी। तो दिस इज द रीजन इनक्वाइस इन द न्यूज़। तो इस तरह से बॉडीज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस पर्टिकुलर डेटा सेट के माध्यम से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको एक बार पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।